मैंने आपको आज तक बहुत अजीब अजीब तरह के लोगों से मिलवाया है, उनके बारे में बताया है, उनकी स्टोरीज बताई हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, आज जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं सुना, ऐसा क्राइम मैंने पहले कभी नहीं देखा। और आप देखने की तो छोड़ ही दीजिए, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसा कुछ भी कभी कर सकता है। जी हाँ, इस वीडियो का एंड होते होते आपको एक ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ था। उसको जानने के बाद आपको विश्वास भी नहीं होगा कि हाँ, सच में ऐसा कोई कर सकता है। जी हाँ, बट आप भी कर सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वो काम जरूर कर दें। साथ ही कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस केस को समझने के लिए हमें सर्बिया के एक छोटे से गांव सेंटावेर में जाना पड़ेगा और समय था सन 1892 का, जब इसी गांव के अंदर सिल्वेस्टर मातुस्का नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ। अब क्योंकि ये एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है, इसके बारे में मैंने बहुत कुछ जानने की कोशिश करी और जितना मैंने जाना उतना ही मैं इसके अंदर उलझता गया। तो मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊंगा जितना मुझसे हो सकेगा। तो जैसे इस बच्चे का जन्म हुआ, इसके बचपने के बारे में तो मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाया, लेकिन हाँ, बस इतना पता था कि अच्छी फैमिली में इसका जन्म हुआ था, अच्छी तरह से इसकी परवरिश की गई, अच्छी पढ़ाई यहां पर सिल्वेस्टर कर चुका था। लेकिन यहां दिक्कत यह थी कि जिस गांव के अंदर सिल्वेस्टर पैदा हुआ था वो गांव हंगरी और सर्बिया के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर था। तो हंगरी यहां पर ये क्लेम कर रहा था कि ये गांव उनका है और सर्बिया यहां क्लेम कर रहा था कि ये गांव उनका है। लेकिन ये बीच में जो गांव वाले थे बहुत ज्यादा फंसे हुए थे लोग, कभी इनको इस साइड की बात माननी पड़ रही थी, कभी उस साइड की बात माननी पड़ रही थी। तो इसी वजह से इस गांव के आसपास के इलाके में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बन चुकी थी। ना ही यहां पर कोई ज्यादा सरकार की मान रहा था, यहां पर जिसका मन करे वो राज कर रहा था। लेकिन हमें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है सिर्फ और सिर्फ सिल्वेस्टर से। तो सिल्वेस्टर के बारे में जब मैंने जानने की कोशिश करी तो मुझे पता चला तो सिल्वेस्टर अपने टीनेज की उम्र में अपने माता पिता के साथ वहीं के एक सेमिनार में गया था। जैसे यहाँ पर अपने साधु संत लोग जो सत्संग वगैरह करते हैं, जो कथा वगैरह करते हैं, बहुत अच्छा होता है। लेकिन वहां पर भी ऐसा ही गुस्सा, वहां के जो मान्यताएं थी उनके हिसाब से वो सेमिनार सा था कुछ। और उस सेमिनार में यहाँ सिल्वेस्टर अपने माता पिता के साथ गया और जैसे ही उसने वो सेमिनार में सारा कुछ सुना, वो भाषण वगैरह सुना, उससे उसका दिमाग हिल गया और इसी पॉइंट से सिल्वेस्टर की पूरी आने वाली जिंदगी अब बदलने वाली थी। जैसे ही वो इस सेमिनार को कंप्लीट करके अपने घर पर पहुंचा और अपने कमरे में जाकर उसी रात सो रहा था, तो उसने नोटिस किया कि उसके माइंड के अंदर कुछ अलग ही थॉट्स चल रहे हैं। अब ना सिर्फ उसके माइंड के अंदर उसकी खुद की पर्सनैलिटी थी, बल्कि एक और पर्सनैलिटी उसके माइंड में घर कर चुकी थी और उस पर्सनैलिटी ने उसके माइंड के अंदर अपना नाम लियो बताया। अब यहां सिल्वेस्टर सोच रहा था कि लियो आखिर कौन है, उसके माइंड में बार बार ये लियो नाम की पर्सनैलिटी क्यों आ रही है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने माता पिता के साथ जाकर ये चीज डिस्कस करी अगली सुबह कि मेरे माइंड में ऐसे ऐसे सब कुछ चल रहा है। उसके माता पिता ने कहा कुछ नहीं है, सिर्फ हेलुसिनेशंस हैं या फिर कोई और भ्रम वगैरह होगा, तुम इन सब चीजों के ऊपर ध्यान मत दो, तुम अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखो। और अगर पढ़ाई की बात करें तो यहाँ सिल्वेस्टर यकीन मानिए बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट, उसको फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। रोज सारा दिन स्कूल की लाइब्रेरी में बैठकर फिजिक्स और मैथ के अंदर अपना दिमाग लगाता रहता। साथ ही हम कह सकते हैं कि उसने अपने इस दिमाग से इन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर महारत हासिल कर ली थी। अब धीरे धीरे सिल्वेस्टर बड़ा होता जा रहा था, उसकी जिंदगी पलटती जा रही थी, उसको अपने करियर के बारे में सोचना था, उसको देखना था कि आगे आखिर उसे क्या करना है, क्या वो इन्हीं सब्जेक्ट्स को लेकर आगे बढ़ेगा या फिर कोई और नौकरी वगैरह करेगा या फिर अपना बिजनेस करेगा। तो उसके माता पिता ने समझाया कि क्यों ना तुम आगे जाकर मिलिट्री वगैरह ज्वाइन करो। और अब उसके दिमाग में बैठ चुका था कि हाँ, मिलिट्री भी तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसने अपने ही देश की यानी कि सर्बिया की मिलिट्री में अप्लाई किया और बहुत जल्दी, क्योंकि वो एक फिजिक्स का और मैथ्स का बहुत अच्छा स्टूडेंट था, उसे मिलिट्री के अंदर एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट बना दिया गया। उसको पता था कि आखिर बॉम्ब्स वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, उसको अच्छे से ज्ञान हो चुका था इन चीजों का। और यहां पर सिर्फ 21 साल की उम्र में सिल्वेस्टर अपने ही देश की मिलिट्री के अंदर एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट AKA जूनियर एक्सप्लोजिव ऑफिसर बन चुका था। उसके ही हाथ में था कि इस इलाके के अंदर जिसके अंदर वो ऑफिसर बना है उसके अंदर कितना एक्सप्लोजिव सप्लाई किया जाएगा, कहां पर स्टोर किया जाएगा, कहां पर उसे परफेक्टली यूज करना है, कितने बॉम्ब्स यहां पर बनाने हैं, कहां पर सप्लाई करने हैं, सब कुछ उसके ही देखरेख में हो रहा था। जल्दी ही पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो चुका था और वर्ल्ड वॉर 1 में अपनी सेवाएं देने के बाद सिल्वेस्टर वहां मिलिट्री की नौकरी से रिटायर हो चुका था। उसको दूसरे देश ऑस्ट्रिया की एक माइनिंग कंपनी के अंदर अच्छी नौकरी मिल रही थी। उसने अपने देश से मिलिट्री में रिजाइन दिया, वो दूसरे देश ऑस्ट्रिया में गया, वहां पर माइनिंग कंपनी में नौकरी करने लगा। अब आप ध्यान दे तो माइनिंग कंपनीज में भी पहाड़ों के अंदर विस्फोट लगाए जाते हैं, जिससे पहाड़ों को तोड़कर उनके अंदर खनन किया जाता है, उनसे मिनरल्स वगैरह निकाले जाते हैं। अब यहां पर भी जितना माइनिंग के अंदर गोला बारूद लाया जाना था वो भी सारा कुछ सिल्वेस्टर की ही देखरेख में हो रहा था। खैर यहां पर ये नौकरी करते हुए उसे एक लड़की मिल चुकी थी और दोनों ने शादी कर ली और जल्दी ही इन दोनों की एक बच्ची भी पैदा हुई। और साथ ही यहां इन्होंने ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना के अंदर एक छोटा सा घर लेकर उसके अंदर रहना भी शुरू कर दिया। लेकिन
जैसे ही ये परिवार इस घर के अंदर शिफ्ट हुआ, यहीं से सिल्वेस्टर की जिंदगी के अंदर दिक्कतें आने लगी। कुछ साल पहले, या फिर मैं कहूं जब उसकी उम्र टीनेज की थी, तब वो एक सेमिनार में गया था और जैसे ही अपने घर पर आया था वापस, तो रात को उसे अपने ही माइंड के अंदर एक दूसरी पर्सनैलिटी लियो दिखाई देने लगी थी। वो उसके बारे में सोचने लगा था और फाइनली जब वो इस घर के अंदर यहाँ ऑस्ट्रिया में रहते हुए अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ इसी घर में रहते हुए पहली रात जब वो इस घर के अंदर बिता रहा था, उसी रात उसके दिमाग में वही से पर्सनैलिटी लियो एक बार फिर से आ चुकी थी। और अब की बार ना सिर्फ वो पर्सनैलिटी आई थी, बल्कि उसके साथ एक और इम्पैक्ट भी आया था, और वो था चूचू का। जी हाँ, मैं चाऊ चाऊ नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ चूचू। अब जैसे ही सिल्वेस्टर के माइंड में लियो का ख्याल आता, उसके माइंड में अपने आप ही चूचू 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 बजने लगती। अब जैसे ही वो इस चूचू को सुनता तो उसे एक ही चीज याद आती, ट्रेन्स। जी हाँ, ट्रेन्स। अगर आपने ऐतिहासिक ट्रेन्स देखी हो तो आपने देखा होगा उनके अंदर पहले वो दबाने वाले और वो दूसरे चूचू टाइप के हॉर्न्स लगाए जाते थे, और इन्हीं सब चीजों की वजह से सिल्वेस्टर इन चूचू आवाज को ट्रेन्स के साथ रिलेट कर चुका था। जब भी वो इस चूचू को सुनता उसको ट्रेन्स याद आ जाती, और इसी की वजह से वो इतना ट्रेन्स के साथ ऑब्सेस्ड हो चुका था कि उसने अपनी बच्ची को ना सिर्फ एक बल्कि बहुत सारे टॉय ट्रेन्स जो होते हैं, ट्रेन वाले खिलौने होते हैं, वो अपनी बच्ची को ला कर दे दिए कि हाँ तू खेल इसके साथ, मैं तेरे को सिर्फ देखूंगा, क्योंकि मुझे ट्रेन्स के साथ खेलते हुए बच्चे या फिर ट्रेन को देखने में बहुत मजा आता है। परिवार में उसकी पत्नी और उसकी बच्चे भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे कि ये उनका पिता या फिर सिल्वेस्टर जो भी है ये इतने सारे ट्रेन्स के खिलौने क्यों ला कर दे रहा है अपनी बच्ची को। खैर यहाँ बच्ची की तो मौज हो चुकी थी, बट उसकी माँ यानी कि सिल्वेस्टर की पत्नी वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। जैसे ही यहाँ वो उसे पूछती कि तुम इतने खिलौने क्यों ला कर दे रहे हो, तो सिल्वेस्टर कहता मुझे ट्रेन्स पसंद है। अब यहाँ घर के अंदर पूरा दिन सिर्फ ट्रेन्स की ही बात चलती रहती। सिल्वेस्टर जैसे ही अपनी नौकरी से घर पर आता, वो सीधा ही जाकर अपनी पत्नी से, अपनी बच्ची से ट्रेन्स के बारे में बात करने लग जाता कि हाँ बताओ तुमको ट्रेन के बारे में क्या कहना है, ट्रेन के अंदर ये होता है, ट्रेन के अंदर वो होता है, ट्रेन ऐसे चलती है, ट्रेन ऐसे उनके साथ एक्सीडेंट हो जाते हैं, मैंने इनके बारे में पढ़ा है, मैंने उनके बारे में पढ़ा है। अब इन चीज़ों को सुनकर उसकी पत्नी पक चुकी थी। वो भी अब उसको बोलने लग गई कि हाँ बाबूजी ठीक है, तेरे को ट्रेन से इतना ज़्यादा प्यार है, कोई बात नहीं, हम मानते हैं, हम तेरी रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ को लेकर, बट ठीक है हमको इतना मत पका कि हम ट्रेन को नफरत ही करने लग जाएं। 1930 क्रिसमस की रात आ चुकी थी। जैसे ही वो अपनी नौकरी को करके अपने घर पर आया, उसने अपनी बेटी को आते ही कहा कि ठीक है, जो मैंने तुमको नई टॉय ट्रेन ला कर दी है उसका ट्रैक बिछाओ और उसके ऊपर तुम ट्रेन के साथ खेलो, मैं तुम्हें सिर्फ खेलते हुए देखूंगा और आज मुझे सिर्फ यही करना है। आज क्रिसमस की रात है, मुझे जल्दी नहीं सोना, मुझे सिर्फ तुम्हें खेलते हुए देखना है। उसकी बच्ची ने अपने पिता के कहने पर घर के लिविंग हॉल में ही वो पहले तो ट्रेन वाला वो ट्रैक बिछाया, वो गोल गोल जो ट्रैक होता है, और उसके बाद उसके ऊपर वो टॉय ट्रेन रख भी दी। अब यहाँ सिल्वेस्टर की बेटी उस ट्रेन के साथ खेल भी रही थी, लेकिन यहाँ सिल्वेस्टर बस उसे देखे जा रहा है। कुछ देर देखने के बाद उसने अपनी बेटी को कहा कि एक काम करो, तुम इस ट्रेन को डिरेल कर दो, मतलब कि पटरी से उतार दो, चलते चलते उतर जानी चाहिए, मुझे देखना है आखिर कि यहाँ क्या होता है। अब जैसे ही सिल्वेस्टर ने ये कहा, उसकी बेटी ने ट्रेन को चलते चलते हाथ मार दिया और वो जाकर दूसरी तरफ लुढ़क गई। अब जैसे ये चीज सिल्वेस्टर ने देखी, वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो उसके पास जाकर ऐसे उकड़ू बनकर बैठ गया और कहने लगा कि एक बार और ऐसा ही कुछ करके दिखाओ। उसकी बेटी ने एक बार और कर दिया, लेकिन यहाँ सिल्वेस्टर की भूख बढ़ती ही जा रही थी, उसे कुछ और ही देखना था। लेकिन उसने बात ना ही अपनी बेटी को बताई, ना ही अपनी पत्नी को बताई कि मुझे कुछ और भी देखना है। खैर उसकी पत्नी अब खाना वाना बना चुकी थी। उसकी पत्नी ने आवाज लगाई कि सभी खाना खाने के लिए आ जाओ। सिल्वेस्टर और उसकी बेटी दोनों ही यहाँ टेबल पर पहुंच चुके थे। तीनों ने मिलकर खाना खाया और इस खाना को खाने के बाद सिल्वेस्टर डेली की तरह घर से बाहर घूमने के लिए निकला। अब वैसे तो वो घर के चारों ओर बहुत छोटा सा एक राउंड लगाया करता था, लेकिन अब की बार उसने सोचा कि वो अपने घर के पास वाले जो उसका नियरेस्ट स्टेशन था उसके ऊपर जाकर देख कर आया असली ट्रेन को, क्योंकि उसका बहुत मन कर रहा था एक असली ट्रेन को देखने का। वो अपने घर से बाहर निकला, पैदल ही अपने घर के स्टेशन के पास पहुंचा और बस देखने लगा ट्रेन को जो कि स्टेशन पर आकर रुक रही थी। कोई मालगाड़ी आ रही थी, कोई पैसेंजर ट्रेन आ रही थी, वहां आकर रुकती और चले जाती, लेकिन ये सब देखते हुए से मजा नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना वो थोड़े साइड में, क्योंकि स्टेशन के ऊपर तो उस टाइम पर भीड़ थी, उसने सोचा कि वो स्टेशन से थोड़ा साइड में आ जाए, थोड़े सुनसान इलाके में आ जाए और वहां खड़े होकर आराम से इन ट्रेन्स को आता जाता देखेगा। तो वो स्टेशन से बाहर निकला, साइड में गया और कच्चे रास्ते पर जहां से वो पटरियां जा रही थी सारी स्टेशन वाली, उनके पास आकर खड़ा हो गया और देखने लगा कि आखिर ये ट्रेन चलती हुई दिखाई कैसे देती है। अब जैसे वो ट्रेनों को आता जाता देख रहा था तो उसकी फैंटेसी थोड़ी और बढ़ गई और इसी पॉइंट पर आकर उसके दिमाग के अंदर एक बहुत ज्यादा खतरनाक प्लान आ चुका था। उसने प्लान किया कि क्यों ना वो ये जो पटरियां उसके आगे से जा रही हैं, इनमें से एक पटरी के जो पटरियां जिस बोल्ट के साथ, जिस क्लिप के साथ नीचे ट्रैक से अटैच होती हैं, आपने देखे ही होंगे वो
क्लिप्स, अगर इनमें से एक क्लिप को या फिर 2-4 क्लिप्स को निकाल दे तो क्या ये ट्रेन इस पटरी से उतर जाएगी, क्या ये चलते चलते यहाँ से गिर जाएगी, फिसल जाएगी। तो उसने यहाँ पर मौका लगाकर देखा कि क्या उसके कोई आसपास देख तो नहीं रहा है, क्या कोई रेलवे गार्ड आसपास मौजूद नहीं है। वो साइड में खड़ा था, तुरंत ही ट्रैक के बीच में आया और साइड में ही पड़े हुए एक सरिये के साथ वो सरिया उठाया उसने और एक क्लिप के अंदर फंसा कर अपना पूरा जोर लगा कर उसने उन क्लिप्स को उखाड़ना शुरू कर दिया। उस टाइम पर टोटल उसने 5 क्लिप्स को वहां ट्रेन की पटरियों से उखाड़ा और उन क्लिप्स को अपने साथ ले जाकर साइड में ही खड़े होकर देखने लगा कि आखिर अब जब ट्रेन आएगी तो देखेंगे आखिर उस ट्रेन के साथ क्या होगा। वो वेट कर रहा था कि कब ट्रेन आएगी। वो नीचे उकड़ू बैठ गया और वेट करने लगा ट्रेन के आने का। जल्दी ही उसे सामने से लाइट्स आती हुई दिखाई दी, ऊपर धुआं उठ रहा था क्योंकि स्टीम इंजन वाली ट्रेन उस टाइम पर चला करती थी और जल्दी ही वो ट्रेन धीरे धीरे कर अब इस ट्रैक के ऊपर आ रही थी। जैसे जैसे वो ट्रेन यहाँ आ रही थी वैसे वैसे सिल्वेस्टर की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वो देख रहा था कि आखिर अब इस ट्रेन के साथ क्या होगा, जैसे वो इस पटरी के ऊपर आएगी उसके साथ क्या होगा, क्या वो पलट जाएगी और पलटेगी तो मुझे उसको देखना है आखिर उसके साथ क्या होगा। और जैसे ही वो ट्रेन और पास आई और धीरे धीरे कर वो आगे उस ट्रैक से निकल गई, लेकिन उस ट्रेन को कुछ भी नहीं हुआ। अब जैसे ही ये चीज़ सिल्वेस्टर ने देखी कि उसने इतनी मेहनत लगाकर ये 5 क्लिप्स निकाली हैं और लियो ने उसे कहा था कि ये 5 क्लिप्स निकालने से ये ट्रेन यहीं पर डिरेल हो जाएगी, ये ट्रेन यहीं पर पलट जाएगी, लेकिन इस ट्रेन के साथ तो कुछ नहीं हुआ। वो लियो को अपने माइंड में सुनाने लग गया कि क्या बकवास आदमी है यार तूने इतनी मेहनत लगवाकर मेरे से ये 5 क्लिप्स निकलवाई हैं सिर्फ इस ट्रेन को पटरी से उतारने के लिए, लेकिन इस ट्रेन को तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो गया इसके साथ? दोनों को ही यहाँ लियो और सिल्वेस्टर, जो कि ऑब्वियसली एक ही बंदा है, यहाँ दोनों को ही ऐसा लग रहा था कि वो हार गए हैं और हारना हमें पता है कि किसी को भी पसंद नहीं होता। उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आज नहीं मैं दोबारा इस कांड को अंजाम जरूर दूंगा। वो वहां से निकलकर तुरंत अपने घर गया और जाकर अपनी पत्नी के ऊपर चढ़ गया कि यार मुझे तो एक ट्रेन को कबाड़ बनते हुए देखना है, मुझे देखना है कि आखिर ट्रेन के साथ क्या हो जाता है जब उनके साथ दुर्घटना होती है। अब जैसी ये चीज उसकी पत्नी ने सुनी वो बहुत ज्यादा डर गई कि आदमी क्या बकवास कर रहा है, इसको क्या हो गया एकदम से, ये ऐसे क्यों बोल रहा है। लेकिन उसका पति यानी कि सिल्वेस्टर उसके ऊपर चढ़ाई हुआ था कि नहीं यार मुझे देखना है कि ट्रेन का मलबा कैसा होता है। तब यहां उसने अपना दूसरा प्लान बनाया। जनवरी 1931 का टाइम आ चुका था। अपनी नौकरी से 1-2 दिन छुट्टी लेकर वो स्पेशल इस शहर के एक कबाड़ घर में गया क्योंकि उसने सुना था कि इस कबाड़ घर के अंदर नई नई पटरियां जो है वो अभी अभी कबाड़ में बिकने के लिए आई हैं। और जैसे उसने ये चीज सुनी वो सीधा उस कबाड़ घर में गया और वहां जाकर उस कबाड़ी से पूछने लगा कि यार तेरे पास तो कुछ नई नई पटरियां आई हैं बिकने के लिए और वो पटरियां मुझे चाहिए हैं मेरे काम धंधे के लिए। अब जैसे ये चीज कबाड़ी ने सुनी पहले तो उसने मना कर दिया कि नहीं मैं इन चीजों को नहीं बेच सकता, बट यहाँ सिल्वेस्टर के दबाव देने पर वो कबाड़ी मान गया क्योंकि यहाँ सिल्वेस्टर उसे अच्छे खासे पैसे देने के लिए तैयार था। अब जैसे ही सिल्वेस्टर को लगा कि कबाड़ी मान रहा है उसने कबाड़ी को पैसे दिए और कहा कि हाँ बताओ अब कहाँ पर है वो पटरियाँ। कबाड़ी ने उसको रास्ता दिखा दिया कि अंदर जाओ और वहां से जाकर तुम उठा सकते हो। अंदर गया, उसको काफ़ी सारी वहां पटरियां रखी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन उसको सिर्फ एक पटरी चाहिए थी। एक पटरी की बड़ी सारी लेंथ उसको वहां सामने खड़ी हुई दिखी। उसने कहा कि हाँ मुझे ही पटरी चाहिए। और क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे कि वो कई क्विंटल की पटरी उसने अपने हाथ से ही खींचनी शुरू कर दी। उसके अंदर इतना जोर आ चुका था उस टाइम के ऊपर और वो इतना ऑब्सेस था इस पटरी के साथ कि उसे वो चाहिए है। उसने वेट नहीं किया कि वो किसी रेहड़ी वगैरह को या फिर कोई गाड़ी वगैरह को मंगवा कर उसके अंदर लोड करवा ले और वहां अपने घर के ऊपर लेकर जाए, लेकिन नहीं, उसने हाथ से ही इस पटरी को नीचे घसीटना शुरू कर दिया और इस घसीटते घसीटते ही पूरे रास्ते से होकर वो अपने घर पर उस पटरी को ले आया। और ना सिर्फ लेकर आया, अब आप सोच कर देखिए उसने क्या किया होगा। जी हाँ, उसने सबसे पहले तो कटर के साथ उस पटरी को आधा आधा बीच में से काट लिया और ना सिर्फ काटा बल्कि आगे से, अब आप सोच कर देखिए जैसे ये पटरी होती है उसने आगे से उसको कोना बना दिया, आगे से उसको पैना बना दिया और दोनों ही टुकड़ों को आगे से पैना बनाकर अब वो तैयार था अपने नेक्स्ट अटैक के लिए। ये पटरियां लाने के सिर्फ 2 ही दिन बाद उसने वो पटरियां वापस अपने घर से बाहर निकाली रात के टाइम पर। सोच कर देखिए आप, सबसे पहले वो एक पटरी के टुकड़े को घसीट कर वापस उसी जगह पर छोड़ कर आया जहां पर उसने वो ट्रैक अपना सिलेक्ट किया हुआ था, जहां पर उसने वो 5 क्लिप्स निकाली थी, उसी जगह पर छोड़ कर आया। वापस घर पर आया, दूसरा टुकड़ा उठाया, उसको भी घसीट कर सीधा उसी जगह के ऊपर लेकर गया जहां पर उसने वो पहली पटरी का टुकड़ा छोड़ा था। अब दोनों पटरी के टुकड़े अब इस पटरी, ये जो ट्रैक असली ट्रैक था रेल वाला, उसके साइड में पहुंच चुके थे। अब काम था इन दोनों टुकड़ों को पटरियों के बीच में लगाने का। सोचकर देखिए आप, उसने कितनी गंदी मेंटालिटी यहां अपनी बना ली थी। सबसे पहले उसने पटरी के टुकड़े को उठाया और जो असली पटरी थी, जो असली रेल ट्रैक था, उस पटरी के अंदरूनी हिस्से के साइड में रख दिया। बिल्कुल वो जो पैना कोना था, जो उसने पैना किया था घिस घिस कर, उसको पीछे वाली साइड किया जिस तरफ से ट्रेन आने वाली थी। जबकि दूसरी पटरी के टुकड़े को भी साथ उसने ऐसा ही किया, उसको भी उठाया, उसको भी दूसरी वाली
असली पटरी के अंदरूनी वाले हिस्से में सेट कर दिया, साइड में बीच में रख दिया उसने, और साइड में थोड़े पत्थर वगैरह भी अटका दिए ताकि ये टुकड़ा यहाँ से हिले ना। और इसके अलावा उसका भी जो पैना वाला कोना था, जो उसने पैना किया था घिस घिस कर, वो भी उसने उसी तरफ रख दिया जिस तरफ से अब जल्दी ही ट्रेन आने वाली थी। और अब इंतजार करने लगा ट्रेन के आने का। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर उसने सब कुछ क्यों किया है, ऐसा करने से क्या होगा। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ट्रेन का जो पहिया होता है वो कैसे चलता है, ट्रेन की पटरी के ऊपर और साइड में जो अंदरूनी हिस्से होते हैं वहां उसकी जो चौड़ाई होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है ताकि ट्रेन इधर उधर बाहर नहीं निकलती। लेकिन अगर हम किसी पटरी के अंदरूनी हिस्से में ही ऐसी ही एक और पटरी लगा देंगे तो ऑब्वियसली वो ट्रेन का टायर जब स्पीड में भगता भगता आएगा, उसका वो पहिया वो उस पटरी को छोड़कर उस दूसरी वाली पटरी के ऊपर चढ़ जाएगा, और जैसे ही वो चढ़ेगा वो पलटेगा। और यही प्लान था अब सिल्वेस्टर का भी कि वो किसी ट्रेन को अब इस तरीके से पलटाने वाला था। वो इंतजार करने लगा साइड में ऐसे वापस बैठकर कि अब ट्रेन आएगी, अब ट्रेन आएगी, अब पलटेगी, अब पलटेगी। और जल्दी ही उसे अब की बार एक ऑस्ट्रियन एक्सप्रेस ट्रेन आती हुई दिखाई दी, और वो अब सोच रहा था कि ये ट्रेन अब पलटने वाली है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ चुकी थी कि अब तो वो जरूर सफल हो जाएगा अपने इस मिशन के अंदर। लेकिन अब वो सफल हो भी जाता, बट हम कह सकते हैं कि उस टाइम पर उन लोगों की किस्मत अच्छी थी जो उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे, या फिर इस सिल्वेस्टर की किस्मत गंदी थी क्योंकि उसने वो ट्रेन का वो जो पूरा तामझाम रचा था, उसने वो तामझाम सारा ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल साइड में रचा था। मतलब कि वो बिल्कुल पास में ही था स्टेशन। और आपको भी पता है कि कोई भी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है तो वो बहुत पहले से ही अपने आप को स्लो डाउन कर लेती है, और यहाँ पर भी वो ऑस्ट्रियन एक्सप्रेस ट्रेन वो दूर से ही स्लो हो चुकी थी, बहुत धीरे धीरे कर यहाँ आती जा रही थी पास में। और जैसे ही यहाँ सिल्वेस्टर ने देखा कि ट्रेन आ रही है, वो एकदम से इस पॉइंट पर आकर रुक गई। वो आगे बढ़े ही नहीं जहां उसने वो ट्रेन की पटरियां अपनी सेटअप करी थी, वो पूरा तामझाम रचा था। वो देखता रहा आखिर कि यहाँ ये ट्रेन रुकी क्यों है, ये आगे क्यों नहीं गई। और देखते ही देखते ट्रेन से 2-3 गार्ड उतरे, वो आगे आए, उन्होंने ट्रैक को देखा और देखा कि बीच में 2 पटरियां लगी हुई हैं। उन सभी रेलवे गार्ड्स ने मिलकर उन दोनों पटरियों को उठाया, अपने साथ रखा और वहां से चले गए। सुबह ये खबर मीडिया में छप चुकी थी कि किसी व्यक्ति ने इस तरीके से पटरी के बीच में और पटरियां लगा दी है ताकि ये ट्रेन डिरेल हो जाए। वो तो रेलवे गार्ड बहुत ज़्यादा चौकन्ना थे, इसलिए एक हादसा टल गया, वरना कल बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी। जैसे ये चीज़ फिर से अब सिल्वेस्टर ने सुनी, वो फिर से लियो के ऊपर चढ़ गया कि बाबूजी तू क्या करवा के मानेगा मुझसे, ये तूने क्या मुझे नशा लगा रखा है ट्रेन का हादसा होता हुआ देखने का। लेकिन मुझे तो कोई हादसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। मैंने तो 2 बार कोशिश कर ली, मैंने अपनी पूरी जी जान लगा ली, लेकिन अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ। अब फिर से लियो और सिल्वेस्टर हार चुके थे, और आपको पता है हारना किसी को पसंद नहीं होता। अपने सेकंड अटेम्प्ट से भी परेशान होकर 1931 के मिड तक आते आते उसने एक और अटैक को प्लान कर लिया। उसका प्लान था कि वो अब की बार ट्रेन को बम से उड़ा देगा। आपको पता है कि वो पहले माइनिंग इंडस्ट्री में काम करता था। उसने अपने इस ऑब्सेशन की वजह से, ट्रेन के ऑब्सेशन की वजह से अपनी नौकरी तक छोड़ दी। लेकिन उसको पता था कि ये जो बारूद गोला वगैरह होते हैं ये कहाँ से उसे मिल सकते हैं। वो वापस अपनी उसी कंपनी के डायरेक्टर के पास गया, वो जो मालिक था उसके पास गया, और उसे बहुत सारे मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में गोला बारूद उसने अपने सूटकेसेस में भरवा लिए और अपने घर पर रखवा लिए। सोच कर देखिए आप, उसने 2 सूटकेस गोला बारूद उससे बम तैयार किए, क्योंकि वो फिजिक्स में और मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा परफेक्ट था, वो महारत हासिल किए हुए था। उसको पता था कि बॉम्ब्स वगैरह कैसे बनाते हैं। उसने जैसे ही वो बॉम्ब्स बनाए, उसने पहले प्लान किया कि वो छोटे मात्रा पर देखेगा कि आखिर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है किसी ट्रेन के ऊपर। सिर्फ उसने 2 बम बनाए और यहाँ वेट किया कि वो किस बड़ी ट्रेन को टारगेट करेगा। जी हाँ, अब की बार उसने टारगेट किया बर्लिन जर्मनी एक्सप्रेस ट्रेन को, जो कि वीकली चला करती थी ऑस्ट्रिया की वियना कैपिटल से। और ना सिर्फ अब इसकी नज़र इस ट्रेन के ऊपर पड़ चुकी थी, बल्कि उसने वही जगह, बिल्कुल वही स्पॉट जिसके ऊपर उसने वो दोनों पटरियां रखी थी, जहां से वो 5 क्लिप्स निकाली थी, बिल्कुल उसी स्पॉट के ऊपर 2 बम भी लगा दिए। एक इस साइड लगाया, एक उस साइड लगाया, और दूर जाकर वहां बैठ गया। उसके हाथ में वो डेटोनेटर वाला तार था। उसका प्लान था जैसे ही वो ट्रेन आएगी वो इस बम को फोड़ देगा, और फिर देखते हैं कि आखिर क्या होगा। जैसे ही वो ट्रेन स्पीड में अपने पूरे आई, उसने तुरंत उस बम को डेटोनेट कर दिया और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। बेशक यहाँ उस टाइम पर वो ट्रेन की 2 बोगियां तो नीचे उतर गई थी, लेकिन ट्रेन स्पीड में ज्यादा नहीं थी। बेशक वो स्पीड में थी, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि कोई भयंकर हादसा हो। ना ही उस हादसे के अंदर कोई मरा, ना ही उस ट्रेन का कोई मलबा वगैरह ज्यादा बिखरा, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो सकता था। अब इस चीज को देखकर वो एक तरफ तो खुश हो रहा था कि हाँ, कुछ तो उसे देखने को मिला, एक धमाका ही देखने को मिला ट्रेन के साथ। लेकिन वो अभी भी अपसेट था लियो से कि नहीं यार, अभी भी मजा नहीं आया, कुछ हुआ नहीं।
लेकिन अब जैसे ये धमाका हुआ था, अब इस धमाके ने बहुत बड़ी मीडिया को टारगेट कर लिया था। सारी की सारी देश की मीडिया अब इसके ऊपर पहुंच चुकी थी कि ट्रेन में धमाका किसने किया। ध्यान रहे ये 1931 का टाइम था। उस टाइम पर हिटलर का राज था जर्मनी में और उसकी सेना के लोग आसपास के इलाके में फैल चुके थे और लोगों को यहाँ लग रहा था, पूरे देश को ही लग रहा था ऑस्ट्रिया के, कि ये कहीं नाजी लोगों ने तो नहीं करवाया, उनकी इस ट्रेन के ऊपर हमला उन्होंने तो नहीं किया। ना सिर्फ अब ये अफवाह बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, बल्कि लोग इस चीज़ के ऊपर विश्वास करने लगे थे कि हाँ ये चीज़ हिटलर द्वारा करवाई गई है और उसी को वो बदनाम भी करने लगे। दिन आ चुका था 13 सितंबर 1931 का और इसी दिन के लिए उसने अपना एक और अटैक प्लान किया हुआ था वियना एक्सप्रेस के लिए। लेकिन अब की बार उसने सोच लिया था कि ये कांड जो वो करेगा वो इसी जगह पर नहीं करेगा जहां पर वो इतने दिनों से करता आया है। इतनी बार उसने जो प्लान किए हैं 2-3 बार, वो वहां नहीं करेगा। अब की बार उसका प्लान था कि वो किसी पुल को उड़ाएगा, जिस पुल के ऊपर से वियना एक्सप्रेस जाएगी उस पुल को ही उड़ा देगा और तब देखते हैं आखिर इस ट्रेन के साथ क्या होता है। सोच कर देखिए, वियना एक्सप्रेस उस टाइम की बहुत ज़्यादा जानी मानी ट्रेन हुआ करती थी। देश का हर कोई बंदा उस ट्रेन के अंदर बैठने के लिए तरसता था, लेकिन अब इसी ट्रेन को उड़ाने का प्लान कर चुका था ये अजीब सा चटपटा आदमी सिल्वेस्टर। 13 सितंबर 1931 की शाम होते होते वो अपने बड़े बड़े सूटकेसेस के अंदर बहुत सारा गोला बारूद लेकर उसी पुल के ऊपर पहुंचा, जिस पुल के ऊपर से ट्रेन अभी कुछ देर बाद गुजरने वाली थी। उसने सारी पटरी के ऊपर बहुत सारे ऐसे बम उसने बना रखे थे, सभी के तार उसने इकट्ठे किए, उन बॉम्ब्स को पूरे पुल के ऊपर अलग अलग जगह पर लगाया, सभी के तार एक साथ जोड़े और सभी के तार जोड़कर बैटरी वगैरह लेकर अपना पूरा डेटोनेटर वगैरह लेकर साइड में ही झाड़ियों के अंदर बैठ चुका था और देखने वाला था कि अब इस ट्रेन के साथ क्या होता है। और जैसे ही वो ट्रेन आई उसने तुरंत उस सारे बॉम्ब को डेटोनेट कर दिया और ना सिर्फ ये पुल गिरा बल्कि उस ट्रेन की 8 बोगियां और साथ ही इंजन तक उस नदी में जा गिरा था जिस नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ था। इस पूरे हादसे के अंदर 22 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। और जब ये चीज़, ये धमाका, ये पूरा क्रैश सिल्वेस्टर ने देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसको अंदर इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, कितनी मिल रही थी ये अभी आपको आने वाली कुछ ही मिनटों में पता लगेगा। इससे पहले कि मैं आपको आगे क्या हुआ ये बताऊं, मैं आपको बताऊंगा सिम्फोरोफिलिया के बारे में। सिम्फोरोफिलिया एक टाइप की बीमारी होती है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में लग सकती है और इसे हाल ही में बहुत रिसेंटली ही इसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि किसी के अंदर ऐसा कुछ भी हो सकता है। अमेरिका के अंदर एक आदमी है जो अपने अंदर गाड़ियों को क्रैश करवाना चाहता है। वो चाहता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां उसके अंदर आकर क्रैश करें, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि वो जो गाड़ी की जो ड्राइवर होगी वो कोई लड़की होगी जो थोड़ी ठीक सी दिखती हो, थोड़ी सुंदर सी दिखती हो। वो ये कहता है ऐसी ऐसी लड़कियों को कि तुमको गाड़ी चलानी आती है तो मैं तुमको पैसे दूंगा, तुम आकर ये वाली गाड़ी चलाओ और इस गाड़ी को सीधा मेरे अंदर देकर मारो। मुझे सिर्फ डिस्ट्रक्शन देखनी है, मेरी खुद की भी और उस गाड़ी की भी। इसे ही सिम्फोरोफिलिया कहते हैं और बिल्कुल यही बीमारी असल में सिल्वेस्टर को भी हो चुकी थी और किस कदर हो चुकी थी इसका अंदाजा भी अभी आपको लगेगा। अब क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था, पूरे देश के अंदर खबर फैल चुकी थी, थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ मीडिया और पुलिस वालों का जमघट लग चुका था। फायर ब्रिगेड वाले मौके पर पहुंच चुके थे, आर्मी जो रेस्क्यू आर्मी थी वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी। 22 लोगों की लाश को अंदर डब्बों को काट काट कर बाहर निकाला गया। इसके अलावा 120 लोग मौके पर ही बहुत गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उन्हें भी पकड़ पकड़ कर अलग अलग गाड़ियों में लोड कर करके अलग अलग हॉस्पिटल्स में पहुंचाया गया। और जब ये सब काम पुलिस वाले कर रहे थे, जब सब कुछ यहाँ जांच चल रही थी, उस टाइम पर सिल्वेस्टर यहाँ खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा था। वो बहुत जोर जोर से हंसे जा रहा था और पुलिस वाले देख रहे हैं कि आखिर ये हंसने की आवाज आ कहां से रही है। और जल्दी ही उनके सामने सिल्वेस्टर आकर खड़ा भी हो गया। वो पुलिस वालों के सामने हंसते हंसते हुए गया और कहने लगा कि जनाब जनाब सुनिए। अब पुलिस वालों ने जैसे उसकी तरफ देखा और सोचने लगे कि ये कुरकुरा सा कौन है, तो यहाँ पर उसने कहा कि जनाब आप मेरी बात तो सुनिए। पुलिस वालों ने कहा साइड हो, हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन करने दे। लेकिन उसने कहा जनाब मेरे को पता है ये सब कुछ कैसे हुआ है। अब जैसे ये चीज़ पुलिस वालों ने सुनी तो उसको कहा ठीक है इधर आ, बता हमें क्या हुआ है। उसने कहा कि बाबूजी ये सब कुछ मेरे आंखों के सामने हुआ है, क्योंकि जब ये कुछ हुआ उस टाइम पर मैं ट्रेन में ही था, मैं इसका एक पैसेंजर था। पुलिस वाले उससे पूछने लगे कि अगर तू इस ट्रेन में था तो तू बच कैसे गया। उसने कहा कि जनाब मैं तो बच गया, मैं तो बस बहुत ज़्यादा किस्मत वाला था। पूछने लगे उससे कि हाँ बता कौन से डब्बे में था तू। यहाँ पर सिल्वेस्टर ने गाड़ी के एक डब्बे का ऐसे ही रैंडमली नंबर दे दिया कि मैं इस डब्बे में था। अब जैसे ही पुलिस वाले उस डब्बे को देखने लगे तो वो डब्बा असल में नीचे नदी में पड़ा हुआ था, वो पूरी तरह से डूब चुका था। अब जैसे ये चीज़ पुलिस वालों ने देखी कि डब्बा तो डूबा हुआ है,
अंदर जो लोग हैं वो बेचारे अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं, उनकी जिंदगी अब जाने ही वाली है या फिर वो मर चुके हैं। लेकिन ये बाबूजी जो साइड में चटपटा सा खड़ा है, ये तो ऐसे कैसे खड़ा है, इसको तो कहीं से दाग भी नहीं लगा हुआ, कुछ पानी का छींटा भी नहीं लगा हुआ और लोग नीचे नदी में डूबकर मर भी चुके हैं। तब उससे पूछने लगे कि तू तो बिल्कुल सूखा है, तू तो कह रहा था कि तू उस डब्बे में, वो तो डब्बा नीचे पड़ा हुआ है। वो फिर से पुलिस वालों को समझाने लग गया कि नहीं जनाब, मैं उसी डब्बे में था। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप जाकर देखिए, उस डब्बे के ऊपर आपको मेरा अंडरवियर पड़ा पाएगा। अब ये चीज जैसे ही पुलिस वालों ने सुनी, वो वहां पर उसको मारने के लिए दौड़ पड़े कि तू यहां पर इतनी सीरियस सिचुएशन के अंदर अपना अंडरवियर हमसे ढूंढवाना चाह रहा है। वो कह रहा है कि नहीं जनाब, आप जाकर देखिए तो सही क्या हुआ है, आप जाकर देखिए, मैं उसी डब्बे के अंदर था। पुलिस वालों की एक टीम स्पेशल नीचे नदी में गई, जो कि डब्बा अब ऊपर साइड में किनारे पर ही पड़ा हुआ था और उस डब्बे के ऊपर यहाँ सिल्वेस्टर का अंडरवियर सच में पड़ा था। अब जैसे ही पुलिस वाले ने वो अंडरवियर उठाकर देखा, इसको घुमा फिरा कर इधर उधर देखा, तो उन्होंने नोटिस किया कि ना सिर्फ ये अंडरवियर गीला है बल्कि इसके ऊपर सीमन लगा हुआ है, इसके ऊपर स्पर्म पड़ा हुआ था। अब जैसे ही ये चीज़ पुलिस वालों ने नोटिस करी, वो बहुत ज़्यादा हैरान कि ये चीज़ यहाँ, ये भसड़ यहाँ कैसे मची है। वो उसको ऊपर लेकर आए और उसे पूछने लगे कि क्या ये संपत्ति तेरी है। उसने कह दिया कि हाँ जनाब मेरी ही है, लेकिन इसके ऊपर ये सब, ये कैसे आया, ये सीमन कैसे आया, स्पर्म कैसे आया। तो यहाँ पर भी उसने एक बहुत ही मैं कैसे बताऊं अब आपको, एक ऐसी एक्सप्लेनेशन दी जिस टाइम पर ये सब कुछ हो रहा था, इतना सीरियस सिचुएशन वहां चल रही थी, मीडिया वाले इतने वहां खड़े थे, पुलिस वालों की इतनी तगड़ी टीमें वहां खड़ी थी, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चल रहा था, और उस टाइम पर एक बंदा पुलिस वालों के आगे बयान दे रहा है कि जनाब ये अंडरवियर मेरा है। और जिस टाइम पर ये सारा हादसा हुआ ट्रेन का, उस टाइम पर मैं ट्रेन में बैठकर मास्टरबेशन कर रहा था, हाथों का इस्तेमाल कर रहा था उस टाइम पर वो। और उसी के बाद जब उसका काम हो गया, उसने अपना अंडरवियर निकाला और यहीं डब्बे के ऊपर फेंक दिया और वो सिंपली आराम से कूदकर बाहर आया और आकर आपके सामने सब कुछ बोल रहा है। जब ये चीज़ पुलिस वालों ने सुनी, पुलिस वालों ने उसका गला पकड़ लिया और कहने लगे कि नहीं, तू तो गड़बड़ है, तेरा तो कुछ हिसाब लेना पड़ेगा। पुलिस वालों को एक साइड तो इसके ऊपर शक हो चुका था, लेकिन दूसरी साइड ये बेवकूफ़ भी लग रहा था। पुलिस वालों को लगने लगा था कि नहीं ये पागल है, इसकी बातों में आ गए तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमें असली इसके पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पकड़ना पड़ेगा, वरना ये जो मीडिया वाले हैं, देश के जो जनता है वो उन्हें खा जाएगी। इसी के प्रेशर में आकर उन्होंने रैंडमली, सोच कर देखिए आप, 2 लोगों को रैंडमली, कम्युनिस्ट पार्टी के जो बिलोंग करते थे, जो जर्मनी सेना से थे, उनमें से 2 लोगों को रैंडमली उठाया और देश के सामने, सोचकर देखिए, पूरी मीडिया कवरेज के साथ रेडियो के ऊपर उनकी खबरें चल रही हैं, पूरे देश के अंदर अनाउंसमेंट करवा दी कि हाँ हमने इस पूरे कांड के पीछे जो जिम्मेदार थे, ये सारा कुछ कांड ये कम्युनिस्ट पार्टी का करवाया धरा था और इन्हीं की सजा अब इन दोनों को मिलेगी। इन दोनों ने ही यहाँ बॉम्ब प्लांट किए थे और इन दोनों ने ही इस पुल को विस्फोट किया, ये ट्रेन का हादसा इन्हीं की वजह से हुआ और अब इनको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। सोचकर देखिए आप, रैंडमली ही 2 लोगों को उठाकर पूरे देश के सामने उनको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया, उनको मौत की सजा दे दी गई, उनको मौत के घाट उतार भी दिया गया सरकार ने। लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ? जी हाँ, अब किसी को तो इसका जिम्मेदार ठहराना ही था। पुलिस वालों को पता नहीं चल रहा था, जांच में कुछ सामने नहीं आ रहा था कि आखिर किसने किया होगा। अब ये जो साइड में सिल्वेस्टर बोल रहा था, इसकी बातों के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, तो मजबूरन इस मामले को यहीं दबाने के लिए यहाँ की सरकार ने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 13 सितंबर को यह सारा कांड हुआ था और सितंबर का एंड आते आते उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन पुलिस वालों को अभी भी शक था कहीं ना कहीं सिल्वेस्टर के ऊपर। पुलिस वालों ने सोचा कि क्यों ना हम एक बार उसको उठाकर पूछ लेते हैं कि आखिर उसको क्या कुछ पता है। पुलिस वालों ने जो उसकी संपत्ति थी, वही अंडरवियर, वो तो अपने पास एविडेंस के तौर पर संभाल कर रखा ही हुआ था। वो उसके घर गए, वहां से उसको झपा, अपने साथ बैठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आए। पुलिस स्टेशन में उसे पूछा गया कि हाँ बता, तेरे को क्या पता है? उसने कहा जनाब, आप मेरी बातों का विश्वास तो कर नहीं रहे हो, मैं आपको क्या बताऊं, मैं कह तो रहा हूं ये मुझे पता है कि ये सब कुछ किसने किया है। पुलिस वालों ने कहा हाँ बता तो दे, किसने किया है? उसने यहाँ पर एक नाम लिया, उसने कहा कि जनाब ये सब कुछ लियो ने किया है। अब ये लियो कौन था? पुलिस वाले उससे पूछने लगे कि हाँ भाई बता, लियो कौन है? उसने कहा कि जनाब मेरा दोस्त है लियो। अब जैसे ये चीज पुलिस वालों ने सुनी, ना सिर्फ पुलिस वालों ने उसके घर परिवार रिश्तेदार, बल्कि उसके जितने भी दोस्त थे जहां पर वो पहले काम किया करता था, उसी माइनिंग कंपनी के अंदर हर जगह खंगाल कर देख लिया, लेकिन उनको लियो नहीं मिला। अब इस चीज से परेशान होकर पुलिस वालों ने उसे कोर्ट में पेश किया। जज भी उसे सजा सुनाने वाला था कि इस केस को वो गुमराह कर रहा है, लेकिन वो जज के सामने भी चिल्लाने लग गया कि जनाब आप मुझे धक्के से सजा दे रहे हो, मुझे पता है सब कुछ किसने किया है, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? जज ने भी कहा हाँ बता फिर बाबूजी किसने किया है? तो यहां सिल्वेस्टर ने कहा कि जनाब ये सब कुछ लियो ने किया है। अब जज भी पूछने लग गया कि हाँ भाई बता, ये लियो क्या भसड़ है? उसने कहा कि जनाब लियो मैं खुद हूं, लियो मेरे दिमाग के अंदर है, आप कहो तो मैं अभी उसको आपके सामने प्रकट कर सकता हूं। जैसे ये बात जज ने सुनी, उसने कहा कि हाँ ठीक है, करके दिखा क्या करेगा। और उसने अपने दोनों हाथ दिमाग के ऊपर ऐसे रखे और अब एकदम से वो लियो की भाषा बोलने लगा था। उसने
प्रॉपर एग्जीक्यूशन जो किया था इस प्लान के अंदर वो सारा कुछ बताया जज साहब को। साइड में पुलिस वाले भी खड़े थे। जैसे जैसे वो सब कुछ सुनते जा रहे थे उनको पता लगा कि हाँ ये सारा कुछ तो उनको मिला है। सिल्वेस्टर ने बताया कि इस पूरे कांड के अंदर कौन सा बारूद इस्तेमाल किया गया है, कितने बम उसने लगाए थे, पूरा सब कुछ उसने बयान जज के सामने दे दिए लियो बनकर। लेकिन ये पूरा कांड सुन के भी किसी को उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। तो उसने कहा कि जनाब आपको याद है कि बहुत टाइम पहले तकरीबन 1-1.5 साल पहले एक केस आया था कि किसी ने 5 वो क्लिप्स निकाल दी थी ट्रैक से, उस स्टेशन के पास वाले ट्रैक से, आपको याद होगा, और अगले दिन जाकर रेलवे गार्ड्स ने उस चीज़ को नोटिस किया था। जी हाँ जनाब, वो किसी और ने नहीं बल्कि लियो ने ही किया था। उसने कहा पुलिस वालों को कि जनाब उसके कुछ टाइम बाद वो ट्रैक के बीच में 2 पटरियां रखी हुई मिली थी, वो भी किसी और ने नहीं बल्कि लियो ने ही किया था। उसने कहा जज साहब को कि जनाब उसके भी कुछ टाइम बाद एक छोटा सा धमाका हुआ था वही बर्लिन एक्सप्रेस में, वो किसी और ने नहीं बल्कि लियो ने ही किया था। जब ये चीज़ें पुलिस वालों ने और जज साहब ने सुनी उनको विश्वास हो गया कि हाँ इस पूरे कांड के पीछे यही पागल, यही चटपटा सा आदमी जिम्मेदार है। सभी उससे पूछने लग गए कि हाँ ये बता तो दे तूने किया क्यों है, मान लिया तूने किया है बट ये किया क्यों है। इसके बाद जो उसने अपना इसके पीछे का कारण बताया वो बहुत बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। उसने कहा कोर्ट को कि जनाब जब मैं टीनेज का था, जब मेरी उम्र छोटी सी थी, तब मैं मेरे माता पिता के साथ एक सेमिनार में गया था और जब मैंने उनका वो भाषण सुना था उस भाषण से मैं हिप्नोटाइज हो गया और उस हिप्नोटाइज के बाद मेरे माइंड के अंदर एक लियो नाम की पर्सनैलिटी जन्म ले चुकी थी और वो ही मुझे इन ट्रेन्स के साथ ऑब्सेस्ड कर रही थी। वो बहुत सालों के लिए तो मेरे माइंड से शांत थी। मैंने मिलिट्री में भी नौकरी करी, मैंने माइनिंग इंडस्ट्री में भी नौकरी करी, मेरे बच्चे भी हो चुके थे, मेरी शादी भी हो चुकी थी। लेकिन जैसे ये सब कुछ हो रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम से ही एक झटके में ही मैंने जब ये नया घर लिया उसके बाद से ही मेरे दिमाग के अंदर वो लियो वापस आया और उसने ही मुझे ट्रेन्स के बारे में इतना ज़्यादा ऑब्सेस कर दिया कि मुझे इनका क्रैश देखना था कि आखिर ये क्या होता है रियल लाइफ के अंदर। और उस चीज़ को देखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता था। पुलिस वालों ने कहा कि क्यों देखना है, क्या मिल जाएगा उससे। इस चीज़ का जो रिप्लाई उसने किया वो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। उसने कहा पुलिस वालों को कि जनाब मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल, आपको पता होगा कि मेल्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं जिसको एक्साइट करते हैं जब वो अपने पार्टनर के साथ बेड पर होते हैं या फिर जब भी वो इंटीमेट होते हैं तो उनका स्पर्म रिलीज होता है। लेकिन यहाँ यही दिक्कत आई हुई थी इस सिल्वेस्टर के साथ, उसका स्पर्म किसी और चीज से रिलीज हो ही नहीं रहा था। लियो ने उसको कह रखा था कि तेरा स्पर्म सिर्फ तभी रिलीज होगा जब तू ऐसा कोई ट्रेन का एक्सीडेंट देखेगा। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि जब उसने वो बम से ट्रेन उड़ाई उसके बाद जस्ट सेकंड्स बाद ही वो इतना ज़्यादा एक्साइट हुआ अंदर से कि लिटरली उसका स्पर्म अंदर ही छूट चुका था, अंदर ही रिलीज हो चुका था। और उसके बाद ही उसने तुरंत अपने पैंट निकाले, अपना अंडरवियर निकाला, वापस अपनी पैंट पहनी और उस अंडरवियर को नीचे जो बोगी पड़ी हुई थी पानी के अंदर, वो पानी के किनारे पर पड़ी थी, उस बोगी के ऊपर फेंक दिया और जाकर पुलिस वालों के आगे वो सब कुछ बताया जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जैसे ही कोर्ट ने ये सब चीज़ें सुनी, सबसे पहले तो उसे पागल बताया, दूसरा उसे सोसाइटी के लिए और देश के लिए खतरा बताया, इसलिए उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। अब क्योंकि ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट 1931 में दी गई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक जेल में नहीं रह पाया। आपको पता ही है कि 40 के दशक से पहले ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था और इस टाइम पर जर्मनी के नाजी लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर कहर मचा कर रखा हुआ था। और कहर इस ऑस्ट्रिया में भी बचा, वहाँ के जेल के अंदर जो बंद कैदी थे उनको खोल दिया गया था, अलग अलग जगह लोग भाग चुके थे। और इसी भागम भाग में ये सिल्वेस्टर भी अपने जेल से भागा और उसके बाद से कभी पता नहीं चला कि आखिर सिल्वेस्टर गया कहाँ पर। उसकी आखिरी लोकेशन 1939 में उस जेल की ही थी। उसके बाद वो वहाँ से भागा, वो कहाँ गया, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या किया, वो कब मरा, कब जिया, कब तक जिया, आगे का कभी कुछ पता नहीं चल पाया। सोच कर देखिए आप कैसे कैसे लोग इस दुनिया में होते हैं, कैसी अजीब सी ही बीमारी आदमी था। खैर आपको इसके बारे में क्या कहना है मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर आकर जरूर बताएं। जी हाँ, वहां पर मैं आप सभी के लिए ऐसी ही स्टोरीज को रील्स में डालता हूं, तो आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट तान्या सिंह को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।